हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 के बारे में। यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ में, जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि हम लोग कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन कौन से एरियाज़ को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना ज़्यादा होती है। बट उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका जो पेपर है उसमें यहाँ पे दो पेपर बताए गए हैं। पहला पेपर रहेगा जिसमें मध्य प्रदेश में सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारी चीज़ें आती हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान था, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि यहाँ पे करंट अफेयर रहता है बेसिकली। और इसके अलावा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान में जो टॉपिक दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी हम सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुल मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे और ये इसका पूर्णांक रहेगा 200 नंबर का। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है आपका कितने नंबर का रहेगा, वो रहेगा आपका 4 नंबर का, है ना। इसके बाद सेकेंड पेपर है। सेकेंड पेपर में आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे आएगा ये बेसिकली। और यहाँ पे कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 क्वेश्चन कुल कितने नंबर का हो जाएगा, 600 नंबर का हो जाएगा। तो इन दोनों के यदि आप ऐड कर दे तो हो जाता है 800 नंबर। और उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। 900 नंबर में आपके कितने नंबर हैं उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा। याद रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला पेपर 1 घंटे का है, दूसरा पेपर 3 घंटे का है और दोनों में सेक्शनल कट ऑफ है। मतलब दोनों में ही आपको, यदि आप अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। मतलब जो पहला पेपर है इसमें भी आपको 200 नंबर में से आपको 80 नंबर लेके आना पड़ेगा। यदि आप इससे कम लाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया से। और सेकेंड पेपर में भी आपको 600 में 240 कम से कम लेके आनी पड़ेगी। मतलब इतना तो लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब इतना आपको लेके ही आना पड़ेगा ना। अभी मैं यहाँ डिस्कस करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमें क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि देखिए, ये जो पेपर 1 है, पेपर 2 तो सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। और स्पेशलाइजेशन से आमतौर पर कई बार डिफ़िकल्ट पेपर ही बनता है। चूँकि ये देखा गया है कि कई बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर तैयार होता है, तो वहाँ पे जो सेकेंड पेपर है वहाँ पे नंबर स्कोर कर पाना इतना आसान नहीं होता। इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि हर एक स्पेशलाइजेशन में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको दिक्कतें, आपको पता होंगी कहाँ कहाँ दिक्कतें महसूस होती हैं। तो ये जो पेपर 1 है ना, ये स्कोरिंग होता है। मतलब यहाँ पे बड़े अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। मैंने तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिन्होंने 50 में से 40 क्वेश्चन सही लगाए हैं और अच्छे नंबर स्कोर करने के कारण उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अभी जैसे डेंटल सर्जन भी एग्जाम इसी पैटर्न पे हुआ था, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी इसी पैटर्न पे, इसके अलावा वेटनरी सर्जन अभी हुआ है जस्ट कुछ दिन पहले, वो भी इसी पैटर्न पे हुआ है। तो लगभग सभी एग्जाम में यही पार्ट भी पोर्शन का रहता है, जिसमें देखा गया है कि जिन्होंने पार्ट में अच्छे स्कोर किए हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आपने पार्टी पोर्शन को हल्के से ले लिया कि हाँ ठीक है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हो जाएगा काम, तो कई बार ऐसा भी गया है कि 40% भी लोग स्कोर नहीं कर पाते। देखिए, अनरिजर्व्ड के लिए 40% है, SC ST OBC और EWS के लिए 30% होता है। तो कई बार जो कट ऑफ होता है ना, इतना भी स्कोर नहीं हो पाता है और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो यहाँ पे प्रयास करें कि पार्ट पोर्शन को अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयार करें। ये एक स्कोरिंग है। अब कैसे स्कोर करेंगे आइए हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके बारे में बैच कोर्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन वो वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सीधे डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। नाउ लुक एट हियर। याद रहे 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है। नाउ ये है सिलेबस हमारा। अब सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे कहाँ से हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के बारे में 3 यूनिट कवर करेंगी। हालांकि जो चौथी यूनिट है करंट अफेयर का, उसमें भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कवर किया आता है। करंट अफेयर मध्य प्रदेश का पूछते हैं, लेकिन 3 यूनिट प्रॉपर तरीके से केवल मध्य प्रदेश को ही कवर करती है। पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। अब यहाँ फ्रेंड्स पूछते हैं कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए। वो देखिए, किताबों की बात करें तो बहुत सारी मार्केट में किताब अवेलेबल है, लेकिन मैंने जब पर्सनली देखा तो मुझे पुणेकर या महावीर की किताब अच्छी लगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि डिस्कस करता है और दुनिया भर के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसमें मिस्टेक्स, अब हर किताब में थोड़ा बहुत रहती है, लेकिन मिस्टेक्स काफ़ी कम देखने के लिए मिली है। तो पुणेकर या महावीर, इन दो में से कोई भी बुक आप लेके आ सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पुणेकर और महावीर कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इन दोनों में एक अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन लेके आए गए हैं।
एवली जो व्यापम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मध्य प्रदेश के, वो भी क्वेश्चन वहाँ पे कवर किए आते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस करने का फ़ायदा मिलता है। और एक चीज़ और भी है, उसमें एनालिसिस भी प्रॉपर तरीके से उन्होंने दे रखी है ना। तो आप इनमें से कोई भी एक किताब रेफर कर सकते हैं। बाकी आपको यदि मार्केट में कोई और बहुत अच्छी किताब लगती है उसको आप रेफर कर लें, एक अलग मामला है, लेकिन ये किताबें इन जनरल आप रेफर कर सकते हैं। नाउ चलते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य में क्या चीज़ें पढ़नी है, क्वेश्चन किस तरह से पूछाते हैं, जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। इंग्लिश में भी है, यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनास्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। देखो ये दोनों टॉपिक हालांकि साथ साथ में चलते हैं, क्योंकि दोनों ही हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। लेकिन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता है उसके लिए हम बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान, मतलब मध्य प्रदेश का जो मॉडर्न मध्य प्रदेश है, आधुनिक मध्य प्रदेश है, जिसमें अंग्रेज़ों के टाइम का जो टाइम है उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि कौन से क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जैसे ही कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि चलो बताओ रानी अवंतीबाई हैं, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। गढ़मंडला के क्षेत्र में रानी अवंतीबाई की जो अंगरक्षिका थी उनका नाम क्या था, है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं। या आपसे सादत खान के बारे में पूछा सकता है कि सादत खान ने, चूँकि उन्होंने पहली बार जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे जो इंदौर में रहते थे उन पर पहली बार गोली फायर किया था, तो सादत खान ने बाद में इंदौर से विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। यह विद्रोह की शुरुआत 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नीमच से हुई, आप लोग पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर बन जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, चरण पादुका हत्याकांड, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि अभी जंगल सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो जंगल सत्याग्रह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। आपका झंडा सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें क्वेश्चन पूछा सकते हैं। जैसे त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में 1939 में, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे पट्टाभी इस्तेरामिया के खिलाफ में। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चंस का पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। जहाँ तक की बात है इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में, आमतौर पर जो डिफरेंट डायनास्टीज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। डायनास्टीज़ में कौन कौन सी डायनास्टीज़ को ज़्यादा फोकस करना है मैं बताऊँ तो होलकर वंश है, सिंधिया वंश है। इसके अलावा जैसे चंदेल डायनास्टी है, जेजाक भुक्ती में रूल किया। जेजाक भुक्ती मतलब बुंदेलखंड का इलाका है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, डायनास्टीज़, बघेल डायनास्टी पूछा सकता है, गुण डायनास्टी उससे क्वेश्चन पूछा सकता है। अभी देखा जाए तो जो रानी कमलापति हैं उनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भोपाल से क्वेश्चन बन सकता है, भोपाल जो रियासत थी वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा डायनास्टीज़ को ही पढ़ रहे हो तो यहाँ पे पूरा क्रोनोलॉजी मत याद करने लग जाना। जो उसके सबसे प्रतापी राजा हैं उनके बारे में यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, या उनके टाइम में कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कराया गया। ऐसे यदि हम बात करें चंदेलों की बात करें तो उनके टाइम में बेसिकली देखा है तो जो जो हमारे खजुराहो के टेम्पल्स का आर्किटेक्चर कराया गया, बनवाया गया, तो कौन से राजा ने कौन सा टेम्पल बनवाया गया, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देख के जाएगा तो इससे आपको चीज़ थोड़ी आसान हो जाएगी। क्वेश्चन भी यूजुअली ऐसे ही पूछ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक कैसे पढ़ना है आपको पता चल गया होगा। राजवंश पढ़ना है जी, जो मेन डायनास्टीज उनको पढ़ लीजिएगा आप, और इसके अलावा वहाँ का जो प्रतापी राजा उसको पढ़ लीजिएगा, उनके द्वारा कोई कंस्ट्रक्शन कराया गया उनको पढ़ना है। बाकी पूरी क्रोनोलॉजी याद मत करने लग जाना। यदि आप ऐसे करोगे तो फिर वो टाइम वेस्टेज है और आपको अननेसेसरी जगहों में टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर की बात करी जा रही है। आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, थोड़ा सा मिक्स टॉपिक है ये वाला। जो अगला टॉपिक है प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, इससे थोड़ी सी मैच करता है। मतलब कला एवं संस्कृति में आपको ले दे के सब कुछ पढ़ना है, चाहे वो लोक नृत्य हो, चाहे लोक संगीत हो, है ना। इसके अलावा चाहे लोक नाट्य हो, सारी चीज़ें बेसिकली आपको कवर करना है। त्यौहार तो कवर करना ही है, इसके अलावा लोक चित्रकलाएँ भी कवर करनी है, मतलब सब कुछ कवर करना है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन याद रहे ये चीज़ें आप रीजन वाइज पढ़ना कि मालवा अंचल में क्या है ना, या इसके अलावा निमाड़ अंचल में क्या है। क्योंकि क्वेश्चन भी जो पूछे जा रहे हैं ऐसे पूछे जा रहे हैं। पूछा जाएगा कल की तुर्रा कहाँ का लोक गायन है ना। या आपसे पूछ लिया जाएगा माच, बताओ माच जो है कहाँ का लोकनाट्य है, गम्मत कहाँ का है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संत सिंगा जी का जो भजन है वो कहाँ गाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रयास करिएगा कि ये रीजन वाइज पड़ेगा कि बुंदेलखंड अंचल क्या है, बघेलखंड अंचल क्या है, मालवा अंचल क्या है, निमाड़ अंचल क्या है। तो इस तरह से आपको रीजन वाइज चीज़ों को पढ़ना है,
जिससे यदि क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से कोट कर सके। हालांकि किताबों में इसी फॉर्म में दिया रहता है। ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल मैं कहूँगा, बिकॉज आमतौर पर देखा गया है कि ये टॉपिक भूलता बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि आपने उसको 10-20 बार रिवाइज कर लिया प्रॉपर तरीके से तो वो चीज़ दिमाग में आपके सेटअप हो जाएंगी, फिर वो जल्दी नहीं निकलेंगी। इसलिए प्रयास करना इसको बार बार रिवाइज करना। इन केस आप रिवाइज करोगे बार बार तो चीज़ें दिमाग में फिर आपके सेटअप हो जाएंगी, फिर आपको जल्दी नहीं भूलेंगी, है ना। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां बोलियां। जनजातियों में फोकस ज़्यादा रहता है, तो जनजातियों में जो हमारे मध्य प्रदेश की 8-10 प्रमुख जनजातियां हैं उसमें ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे गोंड है, इसके अलावा भील हैं। भील सबसे बड़ी आबादी है हमारे मध्य प्रदेश में, तो भील हैं, गोंड हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी कम्युनिटी हैं, जैसे बैगा हैं, कुरकू हैं, कोल हैं, है ना। सहरिया और भारिया जनजातियां हैं जो सबसे बैकवर्ड ट्राइब्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इन चीज़ों में थोड़ी सी आप ध्यान रखना। और उनकी जो सब ट्राइब हैं, कई बार जैसे भील की बात करें, भील हैं, भिलाला है, पटेलिया है, रथिया है, तो सब ट्राइब से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है उपजातियों के बारे में, तो भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका जो फेस्टिवल है, जैसे भगोरिया उत्सव है जो कि मनाया जाता है हमारे मालवा अंचल में भील कम्युनिटी के द्वारा। तो भगोरिया उत्सव से भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि इसमें कितने दिन मनाया जाता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो वो चीज़ें किस टाइम में मनाया जाता है, चूँकि होली के समय मनाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा उस पर्टिकुलर ट्राइब में यदि कोई लोक गायन होता है, जैसे मशान्या लोकगीत होता है, तो मशान्या मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ें भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट कि बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं। अब देखो साहित्यकार में तो बहुत सारे साहित्यकार मिल जाते हैं, लेकिन आपको कुछ ही गिने चुने साहित्यकार 8-10 साहित्यकार पॉइंट आउट कर लीजिएगा और उसी की रचनाएं प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिएगा, है ना। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी का सबसे महत्वपूर्ण है, चूँकि एक भारतीय आत्मा के नाम से मशहूर हैं। बाकी सुभद्रा कुमारी चौहान, इवनली जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनकी भी एक रचना मेरी 51 कविताएं बड़ी मशहूर है, उसको भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल में जितने भी मध्य प्रदेश की गुफाएँ हैं, जैसे कि हमारी एक तो हमारा जो हेरिटेज साइट ही है हमारा, तो वो आपको ध्यान रखना है प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा और भी गुफाएं हैं, मतलब बाघ की गुफा भी है ना, और ढेरों सारी गुफाएं हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं, तो इन चीज़ों को भी थोड़ी आप ध्यान रखिएगा। टेम्पल्स के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, कौन से टेम्पल कहाँ पे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे किले हैं, कौन से किले कहाँ पे हैं। जैसे कि कोई भी पूछ लेगा श्रीगढ़ का किला कहाँ पे है, तो आपको बताना पड़ेगा बुरहानपुर में है ना। इसके अलावा मांडो में तो बहुत सारे हैं, जहाज महल है, रानी अवंतीबाई रूपमती महल है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, थोड़ा सा इनको आप देख के जाइएगा, है ना। पर्यटन स्थल में इस तरह से जो गुफाएँ हैं, या इसके अलावा हमारे जो स्तूप हैं, जैसे कि अभी आप सतना में जो एक स्तूप है उससे क्वेश्चन पूछा सकता है। सांची स्तूप चलो ठीक है, बहुत ही कॉमन है, तो ऐसी चीज़ों को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व में पर्सनॉलिटीज़ में कई सारे पर्सनॉलिटीज़ मध्य प्रदेश से हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर भी महू में इनका जन्म हुआ। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में एज आप लोग कैलाश सत्यार्थी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से शामिल थे, में उनका कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, नोबेल पीस प्राइज़ सम्मानित किया गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। किस साल मिला? 2014 मिला। तो इन चीज़ों को थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, जो पर्सनॉलिटीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। इसके अलावा पर्सनॉलिटीज़ में एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हालांकि पहले ही नोट में इतना टाइम निकल गया, जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है उसमें हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 1-2 साल में जिनको जो पद्मश्री पुरस्कार या पद्मभूषण कुछ मिला हो, उनको ज़रूर ध्यान रखेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी विधा से शामिल है ना। तो इन चीज़ों को जरूर आप प्रॉपर तरीके से देख के जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगोल। अब बात कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश की। देखिए ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में ये भी आप वही किताब प्रेफर करोगे, या तो पुणेकर या महावीर। ऑब्जेक्टिव किताब लाना प्रॉपर तरीके से और खूब सारा प्रैक्टिस करो। इसमें एक टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन पर्वत एवं नदियाँ। देखिए वन पर्वत एवं नदियाँ तीनों से क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। वन में आपसे कुछ ही पूछ लिया जाएगा कि हमारे यहाँ कितने प्रॉपर तरीके से कितने प्रकार के वन हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जो मेन फोकस है वो हमारे मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरी है, इसमें ज़्यादा ध्यान रहता है। और टाइगर रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछाते हैं।
तो आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी पढ़ के जाना है। सेंचुरीज तो बहुत सारी हैं इसलिए याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा मोटा मोटा कौन सा किस ज़िले में है। बायोस्फीयर रिजर्व तो ज़्यादा है नहीं तो आपको याद रखना सिंपल है, और बायोस्फीयर रिजर्व 3 ही है तो उस हिसाब से दैट्स ईजी। लेकिन नेशनल पार्क भी देख के जाएगा। लेकिन टाइगर रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइगर रिजर्व कौन सा कहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मैं वन से कहना चाहूँगा जो आपको ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश में एज ऑफ नाउ जो वेटलैंड है, क्या है, वेटलैंड है, जिन्हें रामसर साइट के रूप में बोला जाता है, रामसर कन्वेंशन वाला 1971 वाला। तो रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट कौन कौन सी है ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चूँकि अभी हाल ही में 3 को ऐड किया गया है भोज के अलावा, तो उनको भी प्रॉपर तरीके से आप देख के जाएगा, चूँकि वहाँ से भी क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं। पर्वत की बात करें, पर्वत गिने चुने हैं, तो पर्वत में तो बहुत ज़्यादा है नहीं। पर्वत में देखा है तो हमारे मध्य प्रदेश में एक सतपुड़ा नीचे है और ऊपर विंध्यन है। सतपुड़ा में शुरू में आपका मैकाल हो गया, फिर महादेव हो गया, फिर यहाँ पे गाविलगढ़ रेंज भी है, फिर लास्ट में राजपीपला है। और ऊपर विंध्यन रेंज की बात करोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कैमूर श्रृंखला है, उसके बाद भांडेर श्रृंखला है, फिर लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे हालांकि चंबल का उद्गम भी बेसिकली विंध्य की पहाड़ियों से होता है, हालांकि वो पहाड़ी का नाम जाना पाओ की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कौन से कहाँ पे है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अभी जो पूछा गया उसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के जो सतपुड़ा का जो श्रृंखला है उसमें पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी है ना, तो 3 का ग्रुप दे दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, थोड़ा सा आप इसको तैयार रखिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। नदियों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछ लिया जाता है इसमें। नदियों में तो मेन जो नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा नदी हमारी हो गई, सोन नदी हो गई, इसके अलावा जोहिला नदी यहाँ उद्गम होती है, फिर चंबल नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंध नदी भी जाके आपके इटावा मिल जाती है यमुना से, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काली सिंध, ढेरों सारी नदियाँ हैं, बेतवा नदी हो गई, केन नदी हो गई, तो ये सारी नदियों के बारे में पूछा आता है। उनके उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स बने हों तो वहाँ से क्वेश्चन आमतौर पर बन जाता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है साउथ की जो नदी है, जैसे वेनगंगा नदी है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वेनगंगा नदी जो है ये कौन सी नदी तंत्र में आती है, तो गोदावरी नदी तंत्र में आती है, क्योंकि वेनगंगा और वर्धा ये दोनों मिलकर प्रणहिता बनती हैं, फिर प्रणहिता जाके किसे मिलती है, गोदावरी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में। तो यहाँ पे जो साउथ की नदियाँ हैं इसको भी थोड़ा देख के जाएगा, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे इंदिरा सागर डैम यहाँ पे बना हुआ आपके नर्मदा में, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रोजेक्ट्स उस पर्टिकुलर नदी में बने हुए हैं, माता टीला डैम बना हुआ है, वो कहाँ बना हुआ है, समथिंग लाइक दैट, तो आपको थोड़ा तैयार करके रखना है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु। जलवायु में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 11 हैं, ये थोड़ा सा आप जानकारी रखिएगा, क्योंकि एग्रो क्लाइमेटिक जोन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जलवायु में किसका प्रभाव ज़्यादा देखने मिलता है, जैसे कि यहाँ पे कई बार जलवायु से कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, जैसे कि कौन से क्षेत्र में, जैसे मालवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे एसोसिएशन रीजनिंग में आया था कि मालवा के क्षेत्र में जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, क्योंकि यहाँ पानी थोड़ी कम बारिश होती है, एंड दैट वाज राइट स्टेटमेंट। इसके अलावा चंबल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आ गया था कि यहाँ पे झाड़ियाँ और कटीले वन पाए जाते हैं, तो बेसिकली ये भी स्टेटमेंट सही था। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कई बार घुमा फिरा के पूछ लिया आता है, तो थोड़ा सा उसके लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना है ना। तो रीज़न वाइज ही पता होना चाहिए आप लोगों को किस क्षेत्र में किस तरह की जलवायु है, किस क्षेत्र में किस तरह की क्लाइमेट है, बारिश यूजुअली कहाँ पे ज़्यादा होती है, गर्मी कहीं कहाँ ज़्यादा होती है ना, समथिंग लाइक दैट। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। ओके, जलवायु में एक और चीज़ है, हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग ऋतुओं को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे एक होती है मावठा, मावठा बोलते हैं इसको, ठंडी के मौसम में जब बारिश होती है ना। ग्रीष्म ऋतु क्या बोलते हैं, गर्मी के मौसम को युनाला बोलते हैं, शीत ऋतु को सियाला बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी एग्जाम में, वर्षा की ऋतु को चौमासा बोलते हैं, तो ये भी चीज़ें एग्जाम में कई बार पूछ जाती हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन में, खनिज संसाधन में ज़रूर जो मिनरल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं, कौन सी माइन कहाँ पे है, या सुहागपुर माइन की बात करें, ये आपके कहाँ पे, शहडोल में है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिंगरौली में माइन है ना, जो कि सबसे मोटी लेयर कोल की पाई जाती है। तो माइन से क्वेश्चन, अगर गाँव में टंगस्टन की माइन है ना, पन्ना में माइन है उसके आपके हीरे के, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खनिज संसाधन थोड़ा देख रखिएगा कहाँ पे कौन सी माइंस हैं। ऊर्जा संसाधन है परंपरागत एवं गैर परंपरागत, तो यहाँ पे ऊर्जा संसाधन में तो हालांकि पूरा पोर्शन ही कवर हो जाता है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़ा आप देख लें। लेकिन इसके अलावा जो एज ऑफ नाउ हमारे यहाँ सोलर प्लांट है, जैसे अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है आपका, कहाँ पे, रीवा ज़िले में 750 मेगावाट का गुड़ में। इसके अलावा और बहुत सारे जो सोलर प्लांट्स हैं जिनकी स्थापना, जैसे फ्लोटिंग सोलर प्लांट है स्थापित किया जा रहा है ओमकारेश्वर डैम में, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा पूछे जाते हैं। सोलर प्रोजेक्ट में थोड़ा इस समय ध्यान ज़्यादा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा आप तैयार करके रखिएगा, है ना।
और बाकी जो विंड मिल्स हैं वो भी थोड़ा सा आप देख के रखिएगा, है ना। विंड से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, देवास वगैरह में तो काफ़ी महत्वपूर्ण विंड मिल है। एनीवे, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। अब विद्युत परियोजनाओं में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप थोड़ी देख के रखिएगा। हाइडल क्या थर्मल भी पूछा सकता है आपसे एग्जाम में, कौन सा कहाँ पे है। जैसे इवनली जो हमारे मध्य प्रदेश का पहला जो तापी विद्युत घर है जो कहाँ पे था, बुरहानपुर में, चांदनी ताप विद्युत घर, उससे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कौन जिले में है, तो ये कहाँ पे, बुरहानपुर में है, नेपानगर के पास। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा सकते हैं ना। तो बड़ी परियोजनाएं पूछा सकती हैं, छोटी ही पूछा सकती हैं। जैसे कि आपके चंबल नदी में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है ना, तो इस तरह से भी क्वेश्चन है जो पूछे आ सकते हैं। आपके नर्मदा नदी में बहुत सारा डैम है, तो समथिंग लाइक दैट, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। 13 हमारा मध्य देश का भूगोल। कहाँ से प्रैक्टिस करना है आपको, वही पुणेकर महावीर का जो ऑब्जेक्टिव किताब लेके आओगे वहीं से प्रैक्टिस करना है। अगला है मध्य देश की राजनीति और अर्थशास्त्र। राजनीति व्यवस्था में देखा है तो यहाँ पे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, यहाँ पे कभी कभी जो क्वेश्चन जैसे भी पूछा गया था, एक पूछ लिया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट से पूछ लिया गया था कि 91st अमेंडमेंट एक्ट में क्या था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारी जो मंत्रिमंडल है, सॉरी मंत्रिमंडल नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद बोलते हैं उसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या लिमिट डाल दी गई थी कि 15% से ज़्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते। किसका, लोअर हाउस का। जैसे हमारे मध्य देश में सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा का 15%, मतलब 230 का 15%। केंद्र में लोकसभा है तो लोकसभा लोअर हाउस है, तो वहाँ पे 543 का 15%, इससे अधिक लोग मंत्री नहीं बन सकते। तो ये जो लिमिट डाली थी ये किससे डाली थी, 91st अमेंडमेंट एक्ट से। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा मंत्रिमंडल से बन गया, विधानसभा में क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बिल कैसे लाते हैं तो वहाँ से बन जाएगा। राज्यपाल के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं वहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। राज्यपाल के पास अध्यादेश लाने की जो शक्ति होती है वो आर्टिकल 213 में है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। इस तरह थोड़ा बेसिक बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। मध्य देश की पंचायती राज व्यवस्था में हमारे बहुत सारे कमेटीज़ आई थी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, LM सिंघवी कमेटी है। ऐसी कमेटीज़ के बारे में याद रखना कौन सी कमेटी कब आई थी। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था से कई बार थोड़ा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछ के आते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कितने ज़िला पंचायत हैं, इस तरह से क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत है तो वहाँ पे कितने जिला पंचायत हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का पूछ लिया आता है ना, समथिंग लाइक दैट। सामाजिक व्यवस्था का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपका कास्ट सेंसस से, जो कास्ट सेंसस कह रहा हूँ, सेंसस से ही मैच करता है, जो जनगणना हमारी है तो इसी से लगभग मैच करता है। तो सेंसस से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल बनते हैं, कुछ भी पूछ लेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, कहाँ पे कौन से ज़िले में सर्वाधिक है, सबसे कम कहाँ पर है, लिटरेसी रेट पूछ लेगा। साक्षरता दर में एक चीज़ याद रखना है कि 7 वर्ष से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं उन्हीं को सिर्फ हम लोग साक्षरता में काउंट करते हैं, तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो लिटरेसी कहाँ पे सबसे अधिक है, कहाँ पे सबसे कम है, या पूछ लिया जाएगा महिलाओं की साक्षरता कहाँ पे सबसे अधिक है, किस ज़िले में सर्वाधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। एक और क्वेश्चन आमतौर पर बन जा रहा है इस समय कि कहाँ पे रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण आबादी जो है सर्वाधिक है किस ज़िले में, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मध्य देश का आर्थिक विकास में, अब देखो आर्थिक विकास में ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी मध्य देश का बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये दोनों पढ़ के जाएगा, यदि हो सके तो चाहे करंट अफेयर से ही पढ़ लीजिए। करंट अफेयर की कोई बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, मार्केट में जो मिल रही हैं। तो मध्य प्रदेश का जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसको जरूर आप पढ़ के जाएगा। इसमें बहुत सारे एक बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ आता है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। अब पर कैपिटा इनकम दोनों प्रकार से पूछा सकता है, स्थिर मूल्यों के आधार पर पूछा सकता है, प्रचलित मूल्यों के आधार पर पूछा सकता है, मतलब आई मीन बेस रेट पे पूछा सकता है, या इसके अलावा करंट रेट पूछा सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, GDP में कितना रोल है उसका, वो पूछा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र का कितना क्या कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी कितना, टर्सरी कितना, ये सारी चीज़ें बेसिकली कई बार बन जाती हैं, थोड़ा सा इनको देख के जाएगा। प्रमुख उद्योगों में आमतौर पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, उसमें मल्टीपल तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी भी उद्योग का नाम दे देगा, बोलेगा बताओ ये कहाँ कहाँ पे है ना। बहुत सारे पार्क स्थापित किए जा रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। जैसे स्किल पार्क की स्थापना कहाँ पे कौन से की गई, तो इस तरह से क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं, है ना। तो जैसे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करी गई है तो टेक्सटाइल पार्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ कहाँ कहाँ पे टेक्सटाइल पार्क हैं, या किसी टेक्सटाइल पार्क का नाम दे दिया जाएगा, पूछेगा बताओ ये कौन से ज़िले में है। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग
क्रिस के बारे में ज़रूर थोड़ा सा पढ़ के जाएगा। क्रिस में पूछा जा सकता है कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी अर्थव्यवस्था में, और क्रिस से जुड़े हुए कुछ और भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया टेक्सटाइल पार्क के बारे में पूछा गया। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हैं, या इसके अलावा क्रिस के क्षेत्र में जैसे क्रिस कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया, तो कितनी बार दिया गया है क्वेश्चन थोड़ी सी आप देख लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। कृषि के क्षेत्र में जो हमारी मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, जिसमें 4,000 रुपये देने की बात की गई, हालांकि उसको अब 6,000 रुपये करने की तैयारी चल रही थी, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना, जहाँ पे 6,000 रुपये दिया जाता है 2,000 रुपये की 3 किस्तों में, तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं ना, जो थोड़ा देख के जाएगा। तो ये रहा आपका ये टॉपिक, तो इसमें भी आपको उसी किताब से प्रेफर करना है, उससे काम हो जाएगा। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पढ़ने के लिए हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त आपके पास में है नहीं, लेकिन स्पीडी जैसी किताबों को पढ़ सकते हो। इसमें बिल्कुल शॉर्ट में दिया रहता है, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी आप पढ़ने लग जाओगे तो ना तो किताब कंप्लीट होगी आपकी, ना तो प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज कर पाओगे। तो स्पीडी जैसी किताबें, पतली किताबें होती हैं, उसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम नहीं लगता, तो आप उस किताब को पढ़ सकते हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं में हालांकि किताबें बहुत सारी आती हैं, लेकिन कोई भी किताब पढ़ सकते हो। एग्जामपीडिया जैसी किताबें भी आप पढ़ सकते हो, उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर किया जाता है ना। तो ये समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वैसे देखा है तो बहुत सारी स्कीम से क्वेश्चन के ऊपर बन जाते हैं। इसके अलावा कोई भी महत्वपूर्ण इवेंट हुआ हमारे देश में, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई बड़ा मेजर इनिशिएटिव लाया गया, वहाँ से क्वेश्चन है ना। देश व प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार था खेल। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेल वाला, खेल प्रतियोगिताएं। जैसे कि पुरस्कार में जैसे भी द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा सकता है आप लोगों से। मध्य प्रदेश की बात करें तो विश्वामित्र पुरस्कार से पूछा सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे योगेश मालवीय की बात करें, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो कि मलखंभ क्षेत्र के थे। तो योगेश मालवीय का नाम डिंडल सजन वाले एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी विधा से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी प्लेयर का नाम पूछे, जैसे विक्रम पुरस्कार सम्मानित किया गया अभी प्लेयर्स को, है ना, तो ये पूछ लिया जाएगा, उनमें से किसी प्लेयर का नाम पूछ लिया जाएगा, बताओ ये कौन सी विधा से सम्मिलित है, कौन सी विधा से बिलोंग करते हैं, कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। क्षेत्र का मतलब ये कि कौन से खेल से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ध्यान ज़्यादा होता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देख के जाएगा। जो महत्वपूर्ण पुरस्कार, जैसे विक्रम पुरस्कार दिया गया, एकलव्य पुरस्कार दिया गया, विश्वमित्र पुरस्कार दिया गया, तो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो जन कल्याणकारी योजना में बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना। जैसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक स्कीम, बहुत ही फेमस स्कीम स्टार्ट की गई है, आई एम श्योर उसका नाम आपको पता ही होगा, चूँकि हर जगह बोर्ड में लिखा हुआ है। 1,000 रुपये हर महीने देने का प्रावधान है। इसमें लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा क्या मतलब दिया जा रहा है, हालांकि उसको बढ़ा के 3,000 रुपये तक का प्लान है मध्य प्रदेश सरकार का। तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी और भी योजनाएं स्टार्ट की गई, जननी सुरक्षा योजना और बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो तकरीबन कह सकते हैं 20-25 स्कीम आपको प्रॉपर तरीके से देखनी पड़ेगी, जो कि आपकी करंट अफेयर की बुक मिल जाएगा आपको मध्य करंट अफेयर में। तो उसको आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, 2-4 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा कौन सा किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, बिकॉज कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। अब चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा आता है। इसके अलावा कोई भी और चीज़ों में किसी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हो, तो उस तरह से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं कई बार, है ना। तो ये रहा मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो आई एम श्योर आपको पता चलेगा कहाँ से पढ़ना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, हालांकि किसी एक बुक को मैं सजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज कई सारी किताबें दी हुई मार्केट में, जिसमें बहुत सारा, कुछ किताबें तो ऐसी जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, तो उतना रीड करना मुश्किल है। लेकिन कोई भी किताब आपको यदि मार्केट में लगता है कि आप उसको ले सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सी किताब इस समय प्रेजेंट टाइम में जो आई है नए एडिशंस, तो उसमें कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है। इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे भी बोला गया कि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में वेटनरी सर्जन का एग्जाम हुआ या प्रिंसिपल ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ, तो वहाँ पे आईसीटी के क्वेश्चन, इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में आईसीटी के नाम जानते हैं। इसमें जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सोशल वेबसाइट, ई कॉमर्स,
यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कई बार टाइट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे कि अलेक्सा से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब कोई भी ऐसा रोबोटिक है तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस कंपनी का है। या इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर्स में जनरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कंप्यूटर कौन सा जनरेशन का है, किस जनरेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 5वीं जनरेशन का है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इस समय ई कॉमर्स की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन कई बार 2-3 पूछ लिया जा रहे हैं। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कस्टमर टू कस्टमर, जैसे OLX की बात करें वहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग होती है, लेकिन इंटरफेस देने के लिए एक अलग बॉडी होती है, तो कस्टमर टू कस्टमर में काउंट किया आता है ना। गवर्नमेंट यदि कोई भी टेंडर देती है तो वो किस में आएगा, तो गवर्नमेंट टेंडर देगी तो लेने वाला कौन होगा, बिजनेस मैन ही होगा। तो उस कंडीशन में वो बिजनेस गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B हो जाएगा, गवर्नमेंट टू बिजनेस का मॉडल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है, हल्का सा कॉमन सेंस आप लगाओगे तो बन जाएगा। तो कई बार 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ से इसी टॉपिक से पूछ ले जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग है, विशिंग है, स्मिशिंग है, थोड़ी पढ़ के जाएगा प्रॉपर तरीके से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से घटक हैं वो थोड़ी पढ़ के जाना है। रोबोटिक्स में कौन सी रोबोटिक्स, कौन से रोबोट कहाँ के हैं और कौन सी कंपनी के हैं, कई बार वहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आमतौर बनते हैं। ई गवर्नेंस में बहुत सारे जो इनिशिएटिव हैं हमारे ई गवर्नेंस के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, है ना। डिजिटल इंडिया हम बना रहे हैं तो ऑब्वियस है, तो वहाँ पे कई सारे हमने इनिशिएटिव ले रखे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। रहा ICT का टॉपिक, तो ICT में आप कोई बुक रेफ़र कर सकते हैं। मैं किसी बुक का भी नाम सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज हर किताब में काफ़ी बल्क में दिया हुआ है, तो आप कल को बोलने लग जाओ कि नहीं इतना हैवी दिया है। तो आपको थोड़ी सेलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी, मतलब जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको थोड़ा फिल्टर आउट करते करते आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको करना, आप कर सकते हैं। तेरा डिस्कशन हमारे पेपर 1 के बारे में, मतलब ये पार्ट 1 प्रकार से कह सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट है उसमें तो आपका प्रॉपर तरीके से आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं तो आप अपने से देखेंगे ना। यहाँ पे इस चीज़ को मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि बहुत कैजुअली मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं ये तो हो जाएगा आराम से, इतने नंबर लाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, यदि आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। मतलब इवनली 40 क्वेश्चन तक भी लोग स्कोर कर रहे हैं, लेकिन यदि आप हल्के से ले लोगे तो हो सकता है आपका जो कट ऑफ नंबर है, मतलब 20 क्वेश्चन का, कई बार इतना भी स्कोर नहीं होता। चूँकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिन्होंने वेटनरी सर्जन का एग्ज़ाम दिया भी, प्रिंसिपल ग्रेड 1 का एग्ज़ाम दिया, तो उनका कहना ये है कि हमारा 20 क्वेश्चन से हम बाहर हो रहे हैं, मतलब इतने हमारे नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत कैजुअली लोगे तो 20 क्वेश्चन भी लाना मुश्किल पड़ जाएगा। यदि आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे तो आप 40 क्वेश्चन तक भी ला सकते हो। तो आप प्रयास करें कि प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, डेली टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ टाइम अलॉट करें इसके लिए, डेफिनेटली आप अच्छे नंबर यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करेंगे। हाँ, बैच कोर्स की बात करें, बैच कोर्स आप लोगों को लॉन्च किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस रखी गई है 1499 रुपये, 1499 रुपीज़। तो 1499 रुपये में इस बैच कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इस नंबर पर वैसे आप कॉल करके मैसेज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टेलीग्राम में एक मैसेज कर दीजिए आप क्या आई वांट टू जॉइन असिस्टेंट प्रोफेसर बैच कोर्स, तो वहाँ पे आपको QR कोड सेंड कर दिया जाएगा। उससे पेमेंट करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो आपको बैच कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी इस तरह से बैच कोर्स में ऐड हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे यदि आपके पास कोई क्वेरीज डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्ट ए पोर्शन को सीरियसली यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। तो चलिए डिस्कशन का बेस वाइंड अप करते हैं। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी MPSC, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक नया टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्वेरीज डाउट्स हैं वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। कुछ फ्री क्लासेस जो हम प्रोवाइड करेंगे उसके माध्यम से ही प्रोवाइड करेंगे, है ना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।